तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर मिस्ट्री मूवी तंत्र। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो रात के समय जंगल में जा रहा था और तभी उसके सिर पर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं। वो ऊपर देखता है तो एक छोटी सी बच्ची बैठकर मुर्गियों का खून पी रही थी। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत डर गया था और वो बच्ची उल्टा लटकते हुए उसके सामने आ जाती है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी उल्टे पैर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम रेखा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर पर अपने पिता कुमार और अपनी दादी के साथ रहती थी। वो सुबह नहा धोकर पूजा कर रही थी और तभी वो अपने बाथरूम में एक आत्मा को देखती है, लेकिन जब उसकी दादी वहां पर आती है तो वो आत्मा वहां पे नहीं थी। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि रेखा के पापा कुमार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जब रेखा का जन्म हुआ था तो उसे देते समय उसकी माँ चल बसी और कुमार अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब रेखा अपने कॉलेज के लिए निकलती है और अपनी दोस्त सैलू और वासु से मिलती है। वासु ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ग्रीन कलर का लिपस्टिक खरीदा है क्योंकि आज उसकी गर्लफ्रेंड सुधा का जन्मदिन है। फिर सामने एक लड़का खड़ा था जिसका नाम है तेजू और वो रेखा को बहुत पसंद करता है। रेखा भी उसे पसंद करती है। फिर वो चारों एक साथ कॉलेज जाने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ टिफिन एक्सचेंज करते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो रेखा एक पेड़ पर एक बच्ची को फंदे से लटकते हुए देखती है, लेकिन ये सिर्फ उसे ही दिखाई देता है और बाकी उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तूने किसी भूत को देख लिया क्या? रेखा कहती है नहीं, बस ऐसे ही। और वासु यहाँ कहने लगता है कि गांव वालों का मानना है कि इस पेड़ से एक छोटी बच्ची फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। तेजू कहने लगता है कि इस जगह में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। वो बताने लगता है कि मंदिर जैसे पवित्र जगह में पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वहीं कब्रिस्तान में भर भर के नेगेटिव एनर्जीज मिलती हैं और वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज वाले जगह में एक्सीडेंट होता है। सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि कुछ इंसानों में भी नेगेटिव एनर्जी होती है। फिर वो लोग जब कॉलेज से घर पहुंच जाते हैं, घर जाने से पहले तेजू और रेखा दोबारा से टिफिन एक्सचेंज करके अपना अपना टिफिन ले लेते हैं। अब घर जाने के बाद वो एक दूसरे का जूठा खाते हैं। फिर वहां पर वासु आ जाता है और वो तेजू से उसके मामा शंकरम अंकल से मिलने के लिए बोलता है। वहां पर तेजू को एक बुक पढ़ने को बोला जाता है जो एनर्जीज के बारे में था। उसमें लिखा हुआ था कि पैसिफिक ओशन में एक द्वीप है जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड्स और वहां पर कुछ ऐसे कबीले के लोग रहते हैं जो पेड़ को काटते नहीं बल्कि अपने आवाज से ही पेड़ को गिरा सकते हैं। उसके मामा तेजू से पूछते हैं तो ये पेड़ कैसे गिरा? समझ आया, नेगेटिव एनर्जी के वजह से, और ये सब कुछ किया जा सकता है यंत्र और तंत्र के मदद से। तेजू अपने मामा से पूछता है लेकिन ये रिचुअल तो तांत्रिक लोग करते हैं, मगर उसके मामा बताने लगते हैं कि ऐसे खतरनाक रिचुअल रामायण, महाभारत और हमारे सदियों पुराने इतिहास में भी सबका जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि हम जो रंगोली बनाते हैं वो भी एक तरह से देखा जाए तो ये तांत्रिक का ही तौर तरीका है। फिर वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और शंकरन से कहते हैं जादू करके दिखाने, और वो अपने जादू से उन सभी को चॉकलेट दे देता है। इसके बाद रात के समय हम रेखा को देखते हैं जो पढ़ाई कर रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और वो सो जाती है, लेकिन उसे हर जगह आत्माएं दिखाई देती हैं। वो काफी डर गई थी और वो अचानक आधी रात में उठकर घर से बाहर चली जाती है, जो उसके पापा कुमार और दादी भी देख लेते हैं। रेखा घर के बाहर जाकर रास्ते में अकेले चलने लगती है जैसे कि वो किसी के वश में हो। इसीलिए अगले दिन वो एक बाबा के पास जाती है और बताती है कि उसे रात में बहुत डर लगता है, उसे आत्माएं दिखाई देती हैं। लेकिन बाबा उसे कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए एक ताबीज लेकर आऊंगा। अगले दिन जब चारों कॉलेज जा रहे थे तभी एक लड़का तेजू से कहने लगता है कि उसे जाकर नाले को साफ करना है जो काफी गंदा हो गया है, लेकिन तेजू कह देता है कि वो कॉलेज से आकर कर देगा। लेकिन वो लड़का तेजू की बेइज्जती करने लगता है ये कहकर कि वो एक वेश्या का बेटा है, आखिर वो पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगा। किसी को पता ही नहीं है कि तेजू के पापा कौन है। ये सब सुनकर चारों को काफी बुरा लगता है। वासु सबका मूड अच्छा करने के लिए कहता है कि रात में वो लोग कार्निवल घूमने जाएंगे, लेकिन रेखा कहती है मैं नहीं आ सकती, मुझे डर लगता है। वासु मजाक करते हुए कहता है कि तुम घूमने नहीं जा सकती लेकिन स्लीप वॉकिंग कर सकती हो। फिर अगले दिन हम रेखा और तेजू को देखते हैं, दोनों एक साथ बातें कर रहे थे और रेखा उससे पूछती है कि उन लोगों ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की फिर भी तुमने उन लोगों से कुछ नहीं बोला। तेजू कहता है वो लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते, तुम मायने रखती हो। बचपन में मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, तब तुमने मुझे संभाला। वो बताने लगता है कि उसकी माँ उसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, उसकी माँ ने कभी उसे प्यार से गले नहीं लगाया। फिर वो लोग जब घर आ जाते हैं तब रात में रेखा जब सो रही थी तो रेखा को किसी की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे कहती है कि तुम मुझसे भाग नहीं पाओगी, मुझे खून चाहिए। रेखा इसीलिए उठकर
एक चाकू से अपने हाथ में कट लगाती है और खून को एक छोटे से कप में भर देती है और खिड़की के पास रखकर सोने के लिए चली जाती है। जब वो अगले सुबह सोकर उठती है तो उसकी नजर जाती है खिड़की के पास रखे कप पर जिसमें से किसी ने खून पी लिया था। रेखा बाबा से जाकर ताबीज ले ले तो वहीं तेजू अपने मामा के घर जाता है और वो तेजू को बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि चिड़ियाघर से लोग दो चीज बहुत ज्यादा ले जाते हैं और वो चीज है शेर का पेशाब और सुअर के बाल। तेजू पूछता है ऐसा क्यों, तो उसके मामा बताते हैं क्योंकि ये सब कुछ इविल रिचुअल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तेजू पूछता है कि आपको इन सब के बारे में इतना कैसे पता, क्या आपने भी ऐसा कुछ ट्राई किया है? तो उसके मामा बताने लगते हैं कि उसने एक बार ट्राई किया था। जब वो 7 साल का था तो उसकी माँ उसके पापा को छोड़कर चली गई थी और उसकी माँ उसे मंदिर में छोड़ दी थी क्योंकि शंकरन अपाहिज था। लेकिन मंदिर के पंडित भी उसे भगा देते हैं क्योंकि वो छोटी जाति का था और एक छोटी बच्ची शंकरन को खाना देने के लिए आती है और उसके बाद दिन से दोनों का मिलना होते रहता था और वो हमेशा शंकरन को खाना खिलाने के लिए आती थी और 5 साल तक ऐसे ही चलते रहा। शंकरन उस लड़की से प्यार करने लगा और इस बीच उसे तांत्रिक शास्त्र में भी रुचि बढ़ने लगी। वो बताने लगता है कि सबसे पहले जो रिचुअल उसने किया था उसका नाम था शव साधना। जैसा नाम बिल्कुल उसी तरह इस रिचुअल में एक डेड बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है और जो भी ये रिचुअल करता है उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और बदले में हमें उस शैतान को जिसे हम पूज रहे हैं उसे मांस और मदिरा ऑफर करना पड़ता है। तेजू पूछता है तो फिर आपको पावर्स मिले? हम देखते हैं कि जब वो रिचुअल हो रहा था तो अचानक से वो डेड बॉडी जाग जाता है। ऐसे में होता यह है कि जो रिचुअल कर रहा होता है उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर जाता है, लेकिन जो ये रिचुअल पूरा कर लेता है उसे मिलती है शक्ति। शंकरन कुछ दिन के लिए सदमे में चला गया था। अपनी प्रेमिका के कहने पर उसने तंत्र विद्या छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने एक और बार रिचुअल किया जिसका नाम है वशीकरण। इसके बाद हम तेजू, रेखा और वासु को कॉलेज के बाहर देखते हैं। फिर वहां पर वासु की बहन शैलजा आती है, लेकिन उस लड़की के पीछे रेखा एक आत्मा को देख पा रही थी। बाबा से मिलने के बाद रेखा शैलजा से मिलने जाती है मैथ्स का नोट्स मांगने के बहाने और वो शैलजा को एक डिब्बे में थूकने को बोलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। फिर वो एक नींबू निकालकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और तभी शैलजा अचानक से चिल्लाती है और रेखा वहां से चली जाती है। वो देखती है कि शैलजा जिस पाउडर पर थूकती है वो लाल हो गया था। ये बात वो तेजू को बता देती है कि शैलजा के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। बाबा कुछ हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इलाज बता दिया है, लेकिन उसे तेजू की मदद चाहिए। इसीलिए तेजू वासु के घर जाता है और वासु के बड़े भाई और उसकी माँ को बता देता है कि शैलजा के ऊपर किसी ने काला जादू कर लिया है और अगले 12 दिन के अंदर उसकी हालत और खराब हो जाएगी। वो हर रात कब्रिस्तान जाने के लिए निकलेगी और अगर ऐसा हुआ तब हम शैलजा के ऊपर पाताल कुट्टी नाम का एक रिचुअल करेंगे और जो आखिरी स्टेप है वो 16वें दिन करना होगा और तब हम देखेंगे कि जो तांत्रिक शैलजा को वश में कर चुका है वो शैलजा के पास आएगा और शैलजा को खाना खिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले ही एक झटके में उस तांत्रिक का गला काट देना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया और वो खाना शैलजा के होंठ को टच कर जाता है तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन ये सब सुनकर शैलजा का बड़ा भाई उन तीनों को यहाँ से जाने को कहता है और उन सभी को डांट लगाता है कि कॉलेज के स्टूडेंट होकर ये सब बकवास बातें कर रहे हो। अब हमें 11वें दिन देखते हैं कि शैलजा की हालत बिगड़ते जा रही थी, जिससे उसकी माँ भी बहुत परेशान थी क्योंकि डॉक्टर का इलाज भी काम में नहीं लग रहा था। रेखा शैलजा के बड़े भाई को समझाती है कि आप प्लीज चेक करिएगा कि आपकी बहन कब्रिस्तान जाती है या नहीं। उसका भाई कहता है कि तुमने तो देखा कि उसकी हालत कैसी है, वो तो उठ भी नहीं पाती, तो वो कब्रिस्तान कैसे जाएगी। लेकिन 12वें दिन हम देखते हैं कि रात में शैलजा अचानक से अपने बिस्तर से उठ जाती है, जिसे देखकर उसके दोनों भाई हैरान हो गए थे। शैलजा कब्रिस्तान की तरफ चलने लगती है और वहां पर तेजू पहुंच जाता है और वो दोनों भाइयों को समझाता है कि तुम दोनों ज्यादा नजदीक मत जाना वरना तांत्रिक को भनक लग जाएगी। तेजू अपने मामा के पास जाता है और उनसे पाताल कुट्टी रिचुअल के बारे में पूछता है। उसके मामा बताते हैं कि 80 के दशक में एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जाने से पहले मामा तेजू को एक पेस्ट देते हैं जो भगवान को चढ़ाया हुआ था और तुलसी के पत्ते। इसके बाद 16वां दिन आ जाता है और हम जंगल में एक तांत्रिक को देखते हैं। वहां पर शैलजा पहुंच जाती है और बाकी लोग छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। फिर जैसे ही तांत्रिक अपने हाथ से शैलजा को खाना खिलाने वाला था, शैलजा का बड़ा भाई नियम के मुताबिक उस तांत्रिक का गला काटने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तेजू एक झटके में पीछे से आकर उस तांत्रिक का गला काट देता है और शैलजा बच जाती है। इसके बाद शैलजा और उसका बड़ा भाई दोनों बाबा के पास जाते हैं और उसके बड़े भाई को यकीन हो गया है कि भूत प्रेत काला जादू असली में होते हैं और बाबा के बताए हुए तरीके से ही आज शैलजा जिंदा है। सुबह सुबह रेखा अपने पापा के सामने आ जाती है तो उसके पापा मतलब के कुमार अपनी बेटी पर चिल्लाने लगते हैं कि तू मेरे सामने क्यों
क्यों आई? तेरे वजह से ही मेरी सुंदर पत्नी मारी गई। फिर एक सुबह जब रेखा कॉलेज गई हुई थी तब एक बाबा उसके घर के सामने आ जाते हैं क्योंकि घर से एक शक्ति आ रही थी। बाबा कहता है कि इस घर में कुछ तो है जो हर पूर्णिमा की रात खून पीने आती है और वो रेखा की दादी से कह देता है कि तुम्हारी पोती की जान खतरे में है, अगर उसे खून पिलाते रहोगी तो एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। फिर उस रात रेखा को कोई पुकारने लगती है और उसे कहती है मुझे खून चाहिए। रेखा उठकर अपना हाथ काट के ग्लास में खून भर देती है और जब वो सुबह उठकर देखती है तो ग्लास में खून नहीं था। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जो एक तांत्रिक लग रहा था और वो गांव में आता है। उसका नाम है विगति और वो एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि इस गांव में राजेश्वरी नाम की एक औरत रहती थी, पता है वो कहाँ रहती है? राजेश्वरी कोई और नहीं बल्कि रेखा की माँ है जो उसे जन्म देते ही मर गई। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो किसी राजेश्वरी को नहीं जानता, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो जानते हैं राजेश्वरी को, वो बेचारी तो एक धार्मिक क्रिया करते वक्त मारी गई। एक आदमी उस तांत्रिक को पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो विगति स्वामी हो जो माता येलम्मा के मंदिर में 15 साल पहले पंडित का काम करते थे। स्वामी कहता है 15 नहीं 18 साल पहले। एक औरत से उसे पता चलता है कि राजेश्वरी की बेटी रेखा कॉलेज में पढ़ती है। इसके बाद वो उस औरत को मार देता है ये कहकर कि मैं रेखा के लिए मौत लेकर आया हूँ। इसके बाद ये पता करने के लिए कि रेखा आखिर है कौन, जहाँ से कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स जा रहे थे उसी रास्ते में एक नींबू वो रख देता है और वो नींबू रोल होकर रेखा के पास चला जाता है और जिससे विगति समझ जाता है कि यही लड़की रेखा है, राजेश्वरी की बेटी। रात के समय वो तांत्रिक क्रिया करने लगता है जिससे रेखा को भूत प्रेत नजर आने लगते हैं और एक आत्मा उसे कहती है कि वो तुझे बुला रहा है, जाने का समय हो गया। रेखा बहुत डर गई थी और अगले दिन वो बाबा के पास जाती है और बता देती है कि पिछले सुबह मेरा पैर एक नींबू के ऊपर पड़ गया था, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। रास्ते पर एक आदमी भी बैठा हुआ था जो मुझे घूर रहा था, ऐसा लग रहा है कोई शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बाबा उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं ये तो काफी गंभीर समस्या है, मुझे पूजा करनी होगी। फिर जैसे ही बाबा पूजा स्टार्ट करते हैं वो तांत्रिक देखता है कि उसका तांत्रिक क्रिया भंग हो चुका था। वो काफी गुस्से में आ गया था और फिर एक रात जब बाबा जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे तो एक औरत की आवाज उसे सुनाई देती है। उसके सामने एक सुंदर औरत आ जाती है लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। वो एक आत्मा थी जो बाबा को मार देती है। तेजू समझ जाता है कि बाबा को किसी शैतानी शक्ति ने मारा है क्योंकि वो रेखा की मदद कर रहे थे। जब रेखा से मिलने के लिए वो जाता है तो रेखा उसे बता देती है कि उस बाबा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विगति है। वैसे तो वो मंदिर में पंडित का काम करता है लेकिन रात होते ही वो तंत्र विद्या और शैतानी शक्ति का पूजा करता है। बाबा ने उसे एक बार मात तो दे दी थी, शायद इसीलिए उसने गुस्से में बाबा को मार डाला। तेजू अपने मामा के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है और उन्हें भी विगति स्वामी के बारे में बता देता है कि वो गांव आ गया है और वो रेखा के पीछे पड़ा हुआ है। मामा उसे कहते हैं कि तुम्हें चंडी स्वामी नाम के पंडित से मिलना होगा, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, मैं भी यहाँ पूजा करते रहूंगा। अगले दिन तेजू अपने मामा से पूछता है कि आपने अपनी प्रेमिका पर वशीकरण किया था, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके मामा बताने लगते हैं कि उसकी शादी तय हो गई थी किसी दूसरे लड़के से और मुझे पता था कि मेरे अपाहिज होने के वजह से वो मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका के ऊपर वशीकरण किया। और देखते हैं कि उसकी प्रेमिका जो उसे पसंद भी नहीं करती थी वो उसकी सारी बात मानने लगती है और उसके सामने आ जाती है। शंकरन उसे पूछता है कि मैंने कहा था गुलाब लाने, वो कहाँ है? तो वो उसे एक भगवान की मूर्ति दे देती है। यहाँ पता चलता है कि वशीकरण क्रिया असफल रहा और वो शंकरन को समझाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ऊपर वशीकरण कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं अपने दोस्त से शादी कर रही हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वो उसे वादा करने को बोलती है कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो उसे मिलने नहीं आएगा और आगे से वो तंत्र विद्या नहीं करेगा। अगले दिन तेजू पंडित चंडी स्वामी से मिलता है और उन्हें बता देता है कि वो रेखा से बहुत प्यार करता है और वो रेखा को खोना नहीं चाहता, उसके ऊपर किसी शैतान का साया है। जिसके बाद वो पंडित पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ विगति स्वामी काला जादू करने में लगा हुआ था और वो एक पुतला बनाकर उसमें सुई घुसाता है और उसे दबाता है, जिससे होता यह है कि रेखा के पेट में दर्द होने लगता है और वो खून की उल्टी कर देती है। लेकिन चंडी स्वामी पंडित के पूजा करने के वजह से उस पुतले में आग लग जाती है जिससे रेखा आजाद हो गई थी। तेजू जब रेखा से मिलने के लिए जाता है तो रेखा उसे थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन तेजू कहता है कि प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई। वो उसे पूछता है कि शैलजा को ठीक करने का उपाय तुम्हें बाबा ने बताया था, लेकिन बाबा से बात करने पर तेजू को पता चला था कि बाबा ने ऐसा कोई उपाय बोला ही नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें पता ही नहीं था कि शैलजा के ऊपर किसी ने काला जादू किया था। बाबा के मरने के बाद वो विगति स्वामी से मिलने के लिए गया था और गुस्से में वो उनसे पूछता है कि बाबा को तूने क्यों मारा।
लेकिन वो तेजू को हवा में उठा देता है और तेजू से पूछता है कि आखिर तुम रेखा से क्या चाहते हो, लेकिन वो बस इतना ही कहता है कि रेखा की मौत मेरे हाथों लिखी हुई है, और वो ये भी कहता है कि बाबा को मैंने नहीं मारा। अब सवाल ये है कि अगर वीगति ने बाबा को नहीं मारा तो बाबा को किसने मारा। वो ये भी बताता है कि जब वो चंडी स्वामी पंडित के पास गया था रेखा के लिए पूजा करने, पूजा संपन्न होने के बाद पंडित ने ये कहा था कि हमारा पूजा तो खत्म हुआ लेकिन रेखा सुरक्षित है क्योंकि उसके लिए किसी और ने तांत्रिक क्रिया की है। वो तेजू को बताता है कि पूजा करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो काफी सुरक्षित है लेकिन इसका असर थोड़ा लेट देखने को मिलता है, पर जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा खतरनाक है लेकिन उसका असर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। और कुछ लोग इस तरीके को शैतान की पूजा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और रेखा की हालत इस तांत्रिक क्रिया के वजह से ही बिगड़ी है। इसीलिए अगर किसी शैतान को हराना है तो दूसरे शैतान की पूजा करनी पड़ेगी। फिर एक रात तेजू देख लेता है कि जो दूसरा रेखा के लिए तांत्रिक क्रिया कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रेखा ही थी, क्योंकि रेखा को नींद में चलने की बीमारी थी और इस वक्त वो जंगल में आकर तंत्र क्रिया करती थी। ये सब रेखा को भी नहीं पता था, लेकिन तेजू को पता है कि रेखा कुछ तो जानती है जिससे ये पहेली सुलझ सकती है। रेखा बताती है कि तुम्हें मेरी माँ की कहानी जानने की जरूरत है। फिर हम रेखा की माँ राजेश्वरी को देखते हैं जिस पर कभी कभी माता आ जाती थी और लोग उसकी पूजा करते थे। फिर एक दिन राजेश्वरी की शादी हो जाती है उस इंसान के साथ जो रेखा के पिता हैं, मतलब कुमार से। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी के पहले ही रात रेखा के पिता मतलब कुमार राजेश्वरी को बता देते हैं कि मुझसे बच्चे करने की उम्मीद मत रखना क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस तुमसे शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि तुम पूजा पाठ करने वाली औरत हो और इस वजह से तुम मेरी सच्चाई गाँव वालों को नहीं बताओगी। कहने का मतलब ये है कि राजेश्वरी का पति असली में गे है। राजेश्वरी कहती है कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और राजेश्वरी को वो कह देता है कि अगर तुम चाहो तो अपने लवर को घर बुला सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतनी बेइज्जती कम नहीं थी कि वो इंसान मतलब कि कुमार राजेश्वरी को टॉर्चर करने लगता है। फिर एक रात वीगति जो उसी गाँव में रहता था उसकी नजर राजेश्वरी पर पड़ती है और पहली नजर में उसे राजेश्वरी से प्यार हो जाता है। इसके बाद वीगति राजेश्वरी के पति का पीछा करता है और एक दिन जब कुमार पत्ते खेल रहा था जिसमें वो हार जाता है तभी उसे वीगति एक धागा देता है, कहता है इसे बांध लो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है जिस वजह से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वीगति कुमार से पूछ लेता है कि तुम्हारे बारे में गांव वालों को एक दिन पता चल ही जाएगा अगर राजेश्वरी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो। कुमार कहता है कि मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगा कि वो एक दिन खुद को मार डालेगी, लेकिन वीगति उसे समझाता है ऐसा करोगे तो इल्जाम तुम पर ही आएगा, अगर मैं तंत्र क्रिया करता हूँ तो तुम बच सकते हो। इसके बाद वो कुमार को जैसा बोलता है कुमार वैसा ही करता है। कुमार अपने घर से तुलसी के पौधे को फेंक देता है और वीगति के दिए हुए एक काले पोटली को जमीन में दफन कर देता है और उस जगह पर राजेश्वरी का पैर पड़ना जरूरी था। इसके बाद वीगति अपना पूजा स्टार्ट करता है और कुमार राजेश्वरी का बाल, नाखून और कपड़ा लेकर आया था। वो कुमार को बता देता है कि मैंने तुम्हें एक मंत्र बताया है, उस मंत्र को पढ़ते हुए तुम चावल में अपना खून मिलाकर अपनी पत्नी को खिलाना 1 हफ्ते के लिए, लेकिन गलती से भी उसे तुम मत खा लेना। अब 1 हफ्ता गुजर जाता है और कुमार राजेश्वरी को आखिरी पूजा के लिए तैयार करता है और उसे खाना खिलाता है, जिसके बाद राजेश्वरी वीगति के पास खींची चली जाती है जहाँ वो पूजा की तैयारी कर चुका था। रेखा बताती है कि वीगति ने उसकी माँ के ऊपर जो तंत्र विद्या किया था उसका नाम है वज्रोली रथी। इस तंत्र का नाम सुनकर तेजू के मामा बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो बताने लगते हैं कि इस तंत्र का मतलब आखिर है क्या। इस तंत्र में वज्रोली मुद्रा काफी अहम हिस्सा प्ले करता है और ये एक ऐसा योग है जिसमें योगी को अपने प्राइवेट पार्ट से पहले पानी को अपने अंदर खींचना पड़ता है, फिर दूध को, फिर मरकरी को। उसके बाद वो योगी इतना काबिल बन जाता है और उस इंसान में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी की भी खूबसूरती, उसकी उम्र अपने अंदर खींच सकता है जब वो किसी औरत के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। रेखा बताती है कि वज्रोली राथी का इस्तेमाल करके ही वीगति ने राजेश्वरी की सुंदरता, उसकी उम्र सब कुछ छीनने का सोचा था, लेकिन उस तंत्र के समय वीगति राजेश्वरी की सुंदरता देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और जब दोनों इंटीमेट होते हैं तो ये इंटीमेसी बिल्कुल किसी नॉर्मल सेक्स की तरह था और इसीलिए ये तंत्र ना होने के वजह से इसका उल्टा असर वीगति को सहना पड़ा। वीगति की सारी पावर्स चली गईं, यहाँ तक कि वो दिमागी तौर से भी कमजोर हो गया था। उस तंत्र के बाद से राजेश्वरी को आत्माएं दिखने लगी थी, उसे हमेशा भयानक आवाज सुनाई देती थी और ये सबसे तंग आकर राजेश्वरी सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।
और ये बच्चा हुआ है वी गति के वजह से। उसके बाद राजेश्वरी बस इसीलिए जिंदा थी क्योंकि वो किसी तरह इस बच्ची को जन्म देना चाहती थी। और रेखा के दुनिया में आते ही राजेश्वरी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राजेश्वरी को भी आत्माएं दिखाई देती थी, इसीलिए रेखा को भी भूत प्रेत नजर आते थे। यहाँ तक के वो उनसे बात भी कर पाती थी। रेखा कहती है उसके अंदर एक शैतानी शक्ति है, लेकिन वो कभी भी आत्माओं से डरती नहीं थी। लेकिन उसे डर था कि अगर गाँव वालों को पता चलेगा कि रेखा के अंदर ये शक्ति है तो लोग उसे गाँव से निकाल देंगे। वो बस तेजू से शादी करना चाहती थी, इसलिए आज तक वो तेजू को भी ये सब कुछ नहीं बताई। बाबा की मौत कैसे हुई वो ये भी बताती है। वो कहती है कि जिस दिन उसका पैर नींबू के ऊपर पड़ा था वो बाबा के पास गई थी पूजा करवाने, लेकिन पूजा के नाम पर बाबा अपना हवस मिटाने की कोशिश कर रहे थे। वो रेखा के हाथ पैर कंधे को गलत तरीके से छूने लगते हैं। रेखा को ये सही नहीं लगता और वो बाहर आकर रोने लगती है। वो हमेशा से बाबा को अपने पिता जैसा मानती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। रेखा समझ गई थी कि वो अकेली नहीं है जिसके साथ बाबा ने ऐसा किया है। रेखा के पास बाबा के बाल होते हैं जिसकी मदद से वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके बाबा को मार डालती है ताकि वो किसी और के साथ ऐसी गंदी हरकत ना कर पाए। वो तेजू से पूछती है क्या मैंने गलत किया? तेजू कहता है नहीं, सभी औरतों को यही करना चाहिए था। रेखा बताती है कि मरने के बाद भी मेरी माँ हमेशा मेरे साथ ही थी क्योंकि उन्हें पता था कि विगति कभी भी गाँव में आ सकता है और इसीलिए मेरी माँ मुझे तैयार कर रही थी। ये सब बताने के बाद वो तेजू से पूछती है कि अब भी तुम मुझे पसंद करते हो? तेजू कहता है अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ क्योंकि तुम कोई सुपर वुमेन से कम नहीं हो। ये सब सुनकर रेखा बहुत खुश हो गई थी, लेकिन वो बताती है कि हर पूर्णिमा की रात उसकी शक्ति कम हो जाती है, इसलिए उसे खून पीना पड़ता है। फिर हम उसी फिल्म के स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं जो छोटी बच्ची पेड़ के ऊपर बैठकर मुर्गी के खून को पी रही थी, वो रेखा थी। और यहाँ यह भी पता चलता है कि जिस वजह से तेजू की माँ मरी वो रेखा थी, क्योंकि तेजू की माँ जो वेश्या थी वो जंगल में रेखा को देख ली थी खून पीते हुए। वो डर के मारे रास्ते में भागती है और एक ट्रक उसे मार कर चली जाती है। तेजू ये सुनकर काफी गुस्सा हो गया था। रेखा उसे समझाती है कि मैं तुमसे दोस्ती इसीलिए की ताकि मेरे वजह से जो हुआ वो मैं ठीक कर सकूं। वो आगे बताती है कि उसके बाद से मैंने दूसरों का खून पीना बंद कर दिया और हमने जो पहले देखा कि वो हर रात अपना हाथ काट के खून कप में भर के रात भर छोड़ देती थी, वो खून भी रेखा ही पीती थी। रेखा तेजू से माफी मांगती है, लेकिन तेजू गुस्से में वहां से चला जाता है। वो अपने मामा से पूछता है कि प्यार में अगर धोखा मिले तो क्या वो प्यार प्यार रहता है? उसके मामा उसे समझाते हैं कि तू तो उस लड़की को बचपन से जानता है, तेरे साथ गलत करके क्या वो खुश है? तेजू अपनी मामा से पूछता है कि आप जिससे प्यार करते थे क्या वो राजेश्वरी थी? उसके मामा चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि तुझे कैसे पता चला? देखते हैं कि तेजू ने एक रात अपने मामा को देख लिया था जंगल में एक बोरी को ले जाते हुए। उस बोरी में तंत्र क्रिया के सामान थे जिसे लेने के लिए वहां पर रेखा आ जाती है। मतलब कि तेजू के मामा ही असली में तंत्र क्रिया करने में रेखा और राजेश्वरी की मदद कर रहे थे। उसके मामा कहने लगते हैं कि जब राजेश्वरी उसे नहीं मिली तो वो दारू पीने लगा और वो हमेशा राजेश्वरी के घर के पास आता था, लेकिन एक दिन उसे राजेश्वरी दिखना बंद हो गई। उसे जंगल में तंत्र क्रिया की सामग्री मिलती है और उसे ये देखकर समझ आ गया कि ये तंत्र जरूर राजेश्वरी के ऊपर ही किया गया होगा। लेकिन पूजा शुरू होने से पहले ही शंकरन ने विगति के पानी में गांजा मिला दिया जिससे वो अपना मुंह धोने वाला था, लेकिन इससे हुआ ये कि तंत्र असफल हो गया क्योंकि गांजा के वजह से विगति का ध्यान भटक गया। लेकिन इन सब में राजेश्वरी मारी गई। शंकरन रेखा की मदद कर रहा था और रेखा के वजह से ही शंकरन तेजू को बचा पाया था उस दिन जब तेजू का सामना विगति से हुआ था। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसका बच्चा बहुत बीमार था। डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मिनट के बाद वो छोटा बच्चा मर जाता है, जिसे सभी लोग कह रहे होते हैं कि गाँव में किसी शैतान का साया है। विगति जिसे लोग स्वामी मानते हैं उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। वो सबके सामने कह रहा होता है कि इस गाँव में एक शैतान का जन्म हुआ है। वो औरत अब बड़ी हो गई है, लोगों का खून कर रही है और वो कोई और नहीं बल्कि रेखा है, जिससे सभी लोग हैरान हो गए थे। अब सभी लोग रेखा पर सवाल उठाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता है कि रेखा का जन्म एक तंत्र क्रिया के बाद ही हुआ था। अब कुमार भी अपनी बेटी पर इल्जाम लगाता है कि उसे हमेशा से ही रेखा पर शक था। वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वो तो अपनी बेटी रेखा को पसंद करता ही नहीं था। विगति रेखा के मुंह को बांध देता है और पूरे गाँव के सामने उसे पेड़ से बांध देता है और वो गाँव वालों से कहता है कि अगर इस लड़की के अंदर कोई शैतानी शक्ति है तो आज ये मारी जाएगी। और वो सभी से कह देता है कि रात के
समय यहाँ मत आना, अगर तुम में से कोई भी आया तो खून की उल्टी करके उसकी जान चली जाएगी। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और रात के समय विगति उसी जगह पहुंच जाता है वो तंत्र पूरा करने के लिए जो राजेश्वरी के साथ पूरा नहीं कर पाया। अब वही तंत्र वो रेखा के साथ पूरा करेगा। रेखा को बचाने के लिए तेजू वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो तांत्रिक उसे अपनी शक्ति से दूर फेंक देता है। इसके बाद अब काला जादू का इस्तेमाल करके वो रेखा को टॉर्चर करता है और तेजू अपना जीभ काटकर खून को रेखा के मुंह में फेंक देता है। रेखा उस खून को चाट कर वापस होश में आ जाती है और वो काफी ताकतवर हो गई थी, क्योंकि उसे ताकत खून पीने से ही आता है, जिसे देखकर विगति बहुत डर गया था। अब वो रेखा को आसानी से हरा नहीं सकता था, इसीलिए वो तेजू पर हमला करता है। ये देखकर रेखा रुक जाती है और रोने लगती है और कहती है जो करना है मुझे करो, तेजू को छोड़ दो। राजेश्वरी तेजू से बात करती है और उसे कहती है मेरी बात सुनो, अपने मन में गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करो और अपने मन से डर को निकालो। ये मत भूलो कि शंकरन और चंडी स्वामी भी रेखा के लिए पूजा कर रहे हैं। वहां पर तेजू को एक जादुई डंडा मिलता है और राजेश्वरी उसे कहती है कि जब विगति मंत्र पढ़ रहा होगा इस जादुई डंडे से उस पर हमला करना। वो वैसा ही करता है और ये तंत्र क्रिया असफल हो गया था, इसलिए विगति वहां से भागने लगता है, लेकिन राजेश्वरी अपना बदला लेने के लिए वहां आ गई थी। इसके बाद वहां पर और भी आत्माएं आ जाती हैं जिनको कभी विगति ने टॉर्चर किया था और वो विगति को मारकर अपना बदला पूरा कर लेती हैं। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाने के बाद रेखा बहुत खुश थी कि तेजू उसकी मदद करने के लिए आया था। वो तेजू को बता देती है कि भले ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हारी माँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें ही चाहती थी, क्योंकि वो खुद से नफरत करती थी, इसीलिए वो प्यार कभी दिखाती नहीं थी। तेजू ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और तेजू की माँ भी सामने ही थी। अगले दिन दोनों जाते हैं चंडी स्वामी पंडित के पास और रेखा कहती है कि मुझे इन शक्तियों से आजाद कर देने, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन पंडित कहते हैं कि भगवान से तुम्हें ये शक्तियां मिली हैं किसी कारण के वजह से, इसे किसी बड़े काम में लगाओ। तुमने इस गांव को आजाद करवाया है एक तांत्रिक से। वो उसे समझाते हैं कि अपना खून पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना माता छिन्नमस्ती काली भी अपना ही खून पीती है और अपने 2 सेवकों को भी पिलाती है। और इसी के साथ 2024 में रिलीज हुई तंत्र मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।